आप सभी को मेरा नमस्कार। इस भाग में मैं आप लोगों को अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने संकल्पनाएं प्रस्तुत की थी, उन संकल्पनाओं को लेकर उसको समझाते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। सिंपल शब्दों में या साधारण शब्दों में देखें तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण अम्ल और क्षार दोनों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं। जैसे प्रबल अम्ल एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्रबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों के मिलने से लवण बनता है। ठीक है, तब आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न ये कहता है कि 0.0001 मोलर HCl विलेन का pH मान कितना होगा। तो हमारा जो प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है, 0.0001। ठीक है, इसको हम लोग आगे लिखे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/123। इस प्रकार से इसको ऐसा लिखेंगे। यदि इसको और शॉर्ट लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से ऐसे 10⁻⁴। ठीक है, तो ये जो 10⁻⁴ है वो pH मान को बताता है। तो यहाँ पे इसका जो 10 घात कितना आ गया, ऋण 4। तो ये जो ऋण 4 है वही उसका pH मान कहलाएगा, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4। मान लीजिए यहाँ पर 3 होता, 0.003। ठीक है, मान लीजिए कितना होता, 0.0001। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से 100 ऐसा लिखते हैं, और इसका घात कैसे लगाते, 1.2। तब हमारा pH मान इतना होता। लेकिन अभी हमारे पास जो प्रश्न है उसमें देखिए कितना शून्य दिख रहा है, 0.123। ठीक है, और 1। इसके बाद तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10⁻⁴। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा जो 10⁻⁴ है वही हमारा pH मान होगा। ठीक है, अब pH मान, pH स्केल क्या कहता है, pH स्केल ये कहता है कि 1 to 7, 1 से लेके 7 के पहले तक ये कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा। और ये जो 7 है वो उदासीन। उसके बाद 14, तो ये 7 से लेके जो 14 तक का जो रहेगा वो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार। और ये जो 7 है वो उदासीन, उदासीन कहलाएगा, ना वो अम्ल रहेगा और ना ही क्षार रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का आयनिक गुणनफल कब बढ़ेगा। तो पानी का जो आयनिक गुणनफल होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ताप को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो उसके जो आयन है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसका जो आयनिक गुणनफल है वो बढ़ जाता है। सिंपल सा थ्योरी है, पानी का आयनिक गुणनफल कब बढ़ता है, तो पानी का आयनिक गुणनफल जो है ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है। तो अभी हमने देखा कि जल जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीन होता है तो उसका pH मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 7। तो ये जो 7 है, H जो बता रहा है वो हाइड्रोजन आयन की मात्रा को बता रहा है। इसका मतलब हमारा जो जल है, जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁷। ठीक है, अर्थात हमारा उत्तर 10⁻⁷ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, अम्लीय दिख रहा है, ठीक है, क्षारीय दिख रहा है, उदासीन दिख रहा है, और इनमें से कोई नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम pH स्केल पर चलते हैं। pH स्केल क्या कहता है कि 0 से लेकर 7 तक अम्लीय और 7 से लेकर 14 तक के क्षारीय होता है। ठीक है, अब हमारा जो रक्त का pH मान होता है 7.4। ठीक है, तो ये रेंज किस में आ रहा है, 7 से लेकर 14 के बीच में आ रहा है। तो 7 से लेकर 14 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारे जो रक्त है उसका प्रवृत्ति कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रवृत्ति होगा। स्लाइटली क्षारीय, स्लाइटली बेसिक, हल्का सा वो क्षारीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न के चलते हैं, कौन सा एक प्रबल अम्ल नहीं है, प्रबल अम्ल नहीं है बोल रहा है। तो अम्ल का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो अम्ल होता क्या चीज़ है,
यदि हम लोग आर्नियस के अनुसार चले तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में शीघ्रता से H+ आयन दे दे। कौन सा आयन दे दे? H+ आयन दे दे। और यदि हम लोग ब्रॉस्टेड एंड लॉरी के अनुसार चले तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो शीघ्रता से प्रोटॉन दे दे। ठीक है, तो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो H+ आयन प्रदान कर दें जलीय विलयन में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है। HCl, यदि HCl को देखें तो शीघ्रता से H+ आयन दे देगा। HNO3 भी H+ आयन दे रहा है। H2SO4 भी H आयन दे रहा है। लेकिन एसिटिक एसिड जो होता है वो शीघ्रता से जल में विघटित नहीं होता और उसका H+ आयन आने में टाइम लगता है, अर्थात ये प्रबल अम्ल नहीं है। ऊपर के जो तीनों हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों ही प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और बचा जो CH3COH जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये एक दुर्बल अम्ल है, अर्थात हमारा उत्तर ये होगा CH3COH। प्रबल अम्ल नहीं है बोल रहा। क्वेश्चन को समझना रहता है कि प्रबल अम्ल नहीं है तो हमको खोजना है प्रबल अम्ल कौन सा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कौन सा रेडियो एक्टिव सूचक है? रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है कि जो विकिरणों का उत्सर्जन करे। नॉर्मल जो तत्व होता है, जैसे ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और भार होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा है क्या आपको? सबसे पहले देखते हैं कि मेथिल ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज नहीं होता, मेथिल रेड भी नहीं होता और फिनाइलफ्थलीन भी नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? ऑक्सीजन 18 है ना, ऑक्सीजन 18। तो हमारा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान देखिए क्या दिख रहा है आपको? 18 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 18। तो 8 और 18 है ना, मतलब परमाणु क्रमांक 2, परमाणु क्रमांक से जो परमाणु भार है 2 ज़्यादा दिख रहा है अपने को, तो ये समस्थानिक कहलाता है। तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सूचक है वो यही है। ठीक है, रेडियो एक्टिव सूचक। सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो सूचित करते हैं किसी अभिक्रिया के होने का, है ना, कि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, उसका सूचना देते हैं, उसको हम लोग सूचक बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिला देने पर भी उसका पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि किसी जलीय विलयन में आप अम्ल मिला दोगे तो अम्लीय हो जाएगा, यदि किसी जलीय विलयन में क्षार मिला दोगे तो क्षारीय हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विलयन भी होते हैं जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल मिला दो या क्षार मिला दो तो उसका जो पीएच मान है वो परिवर्तित नहीं होता। यह सीधे सीधे परिभाषा है। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिला देने पर भी पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर विलयन। ठीक है, क्या बोलते हैं? बफर विलयन। तो बफर विलयन जो होता है उसमें अम्ल की मात्रा, थोड़ी सी मात्रा या क्षार की थोड़ी सी मात्रा भी मिला देंगे तब भी उसका जो पीएच मान है वो अपरिवर्तित रहता है, तो ये बफर विलयन होता है। तो हमारा उत्तर मिल गया, बफर विलयन। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में कौन एक सार्वत्रिक सूचक है? ठीक है, निम्न में कौन सा एक सार्वत्रिक सूचक है? तो देखते हैं, थाइमॉल ब्लू दिख रहा है, मेथिल रेड दिख रहा है, कोल्थाम दिख रहा है और मेथिल ऑरेंज दिख रहा है। तो हमारा जो उत्तर है कोल्थाम। ठीक है, ये कोल्थाम जो होता है ना सार्वत्रिक सूचक कहलाता है और ये 5 प्रकार के सूचकों को मिलाकर बनाया गया है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सूचकों को एक साथ मिला करके बनाया गया है और ये बहुत सारे अभिक्रियाओं में काम आता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक सूचक कहा गया है और इसका नाम है कोल्थाम। अगला देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो आसानी से H+ आयन देते हैं उसे क्या कहा जाता है? इससे पहले मैंने एक प्रश्न में बताया था कि ऐसे पदार्थ जो आसानी से H+ आयन देते हैं आर्नियस के अनुसार वो अम्ल कहलाते हैं, तथा जो आसानी से OH आयन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या कह रहा है? देखिए, परिभाषा कह रहा है, आर्नियस परिभाषा ये कहता है कि ऐसे पदार्थ जो आसानी से जलीय विलयन में H+ आयन दे दे उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको अम्ल, तो हमारा उत्तर यही होगा कि ये आर्नियस की परिभाषा है, आर्नियस की अम्ल की परिभाषा, ये अम्ल कहलाएगा। ठीक है, और यदि यही क्या बोलता है कि OH- आयन प्रदान करे, कौन सा आयन प्रदान करे? OH- आयन। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से OH- आयन प्रदान करे तो उसको क्या कहा जाता? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्षार। तो वो क्षारीय विलयन कहलाता आर्नियस के अनुसार। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है बोल रहा है ना, सब प्रश्न को समझिए, अम्लीय नहीं है बोल रहा है।
तो इसमें खोजते हैं अम्लीय नहीं है, कौन सा अम्लीय नहीं है। नींबू, नींबू स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो गया। संतरा, ये भी स्वाद में खट्टा होता है। टमाटर स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। करेला, करेला जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। और हमारा क्षार की परिभाषा क्या है? क्षार का परिभाषा यह है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों तथा छूने में जो चिकने हों तथा जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो हमारा एक परिभाषा यहाँ पे साफ साफ हो रहा है कि जो स्वाद में कड़वे हो, ठीक है, क्या हो? स्वाद में कड़वे, तो हम उसको क्षार कह सकते हैं, ठीक है। और यदि स्वाद में खट्टे होते तब तो वो तो अम्लीय हो जाता। नींबू, संतरा, टमाटर, ये तीनों ही स्वाद में खट्टे हैं, परंतु करेला जो होता है स्वाद में कड़वा होता है ना, इसलिए वो क्षारी है। तो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? अम्लीय नहीं है बोल रहा है। तो ये जो करेला जो है वो अम्लीय नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षारीय नहीं है बोल रहे? क्षारीय नहीं है मतलब क्या बोल रहा है? वो अम्ल है बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि स्वाद में जो खट्टे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल, अम्ल बोलते हैं। और जो स्वाद में जो कड़वे होते हैं उसको क्षार बोलते हैं। देखिए, या फिर छूने में चिकने हो, छूने में कैसे हो? चिकने। तो देखते हैं इसमें, नीम जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। भिंडी फिसलने रहता है, चिकना रहता है। बुहार को यदि आप छुएंगे, बुहार भाजी जो होता है स्वाद में बहुत अच्छा लगता है और उसको इमली डाल के बनाया जाता है ताकि एसिड और बेस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो न्यूट्राइज करे, है ना। इसलिए तो जो बुहार भाजी है उसको देखेंगे, आपको छुएंगे, टच करेंगे तो आप उसको फिसलने वाला रहता है, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इमली, इमली जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, तो ये क्षारीय नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में जाते ही तुरंत अपघटित हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें, यूरिया तो अपघटित जल्दी से नहीं होता, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी जल्दी से नहीं होता, बोरिक एसिड भी नहीं होता। लेकिन देखते हैं सोडियम एस्टेट, सोडियम एस्टेट क्या कहता है? CH3COONA। तो ये जो CH3COONA है वो प्रबल क्षार का एक लवण है, ठीक है। और ये जल में डालते ही Na+ आयन प्रदान करता है, सोडियम एस्टेट। तो जल में तुरंत Na+ आयन प्रदान करने के कारण ये प्रबल प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा सोडियम एस्टेट। आयनन किस कारक पर निर्भर करता है? जो आयनन की मात्रा है वो किस कारक पर निर्भर करता है बोल रहे हैं ना। निर्भर करता है मतलब ये जो तनुता है ना उस पर निर्भर करता है। आयनन की जो मात्रा होती है वो तनुता पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखते हैं आयनन की कोटि को कौन प्रभावित नहीं करता? कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता? तापक्रम तो प्रभावित करता है, ठीक है, तापक्रम जो है प्रभावित कर, तो ये तो नहीं होगा। सांद्रण प्रभावित करता है, ये भी नहीं होगा। विलायक का प्रकार सांद्र है कि नॉर्मल विलयन है ना, तो वो प्रभावित करता है। लेकिन ये जो धारा है वो प्रभावित नहीं करता, ठीक है। आयनन की कोटि को धारा जो है प्रभावित नहीं करता। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? धारा। धारा क्या? विद्युत धारा, करंट, है ना। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार का जलीय विलयन क्या होगा? दुर्बल अम्ल को हम विलयन तैयार करेंगे या दुर्बल क्षार का जब हम लोग विलयन तैयार करेंगे तो जो दुर्बल अम्ल है वो अम्लीय विलयन देगा और जो दुर्बल क्षार होगा वो क्षारीय विलयन देगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय या क्षारीय, ठीक है। दुर्बल अम्ल जल के साथ दुर्बल अम्ल प्रदान करेगा तथा दुर्बल क्षार जल के साथ दुर्बल क्षार प्रदान करेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अम्लीय या क्षारीय होगा, ठीक है। अम्ल रहेगा तो अम्ल देगा और क्षार रहेगा तो क्षार देगा, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल को समझाने से पहले मैं आपको लुईस के बारे में बताता हूँ। लुईस की जो अम्ल और क्षार की परिभाषा उसके बारे में बता देता हूँ, उन्होंने क्या कहा है। लुईस की संकल्पना ये कहता है कि अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको लोन पेयर बोलते हैं, है ना। अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन इस नहीं होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है स्नेह करना, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखना, तो बोलते इलेक्ट्रोफाइल। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर होता है उसको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, है ना, उसको अम्ल कहते हैं। फिर समझ लेते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें। तो ऐसे पदार्थ में देखिए कौन कौन सा आता है आपका, BF3 आ जाएगा, ठीक है। और
BCl3 आ जाएगा, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है और आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इसी के साथ देखते हैं, ये अम्ल भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अब लुईस ने अम्ल की परिभाषा दी, उसके साथ क्षार की भी परिभाषा दी है। क्षार परिभाषा क्या बोलता है कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से दान करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं, लोन पेयर को दान कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है। न्यूक्लियस में होता कौन है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब धन आवेश होता है। तो जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो उसको, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को दे दें, उसको हम क्षार बोलते हैं उसको, है ना, न्यूक्लियोफिलिक। जैसे NH3 जो होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रदान कर देता है। ठीक है, तो इसके पास एक लोन पेयर अतिरिक्त रहता है जिसको वो आसानी से दान कर सकता है, और लुईस कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन दान करे उसको क्षार कहते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न देखते हैं, फिर से अपने प्रश्न पर आते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो इलेक्ट्रोफाइल कौन रहेगा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्मों को, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। और लुईस कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है उसे हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। तो लुईस अम्ल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा BF3, BCl3, ठीक है, AlCl3, ये जितने भी होते हैं ये लुईस अम्ल कहलाते हैं। अगला देखते हैं कौन सा एक दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल को समझने से पहले ये देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है आपको। हेलोजेंस दिख रहा है आपको, है ना। हेलोजेंस होते कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये हेलोजन कहलाते हैं। तो हेलोजन में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, है ना, ऊपर से लेके नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे के आने पर H+ आयन देने की क्षमता ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती जाती है। तो ये जो फ्लोरीन ऊपर तरफ है ये आसानी से H+ आयन नहीं देता, आसानी से H+ आयन नहीं देता। और हमारा अम्ल की परिभाषा क्या कहता है? ऐसे पदार्थ जो आसानी से H+ आयन दे वो प्रबल अम्ल होंगे, और जो आसानी से H+ आयन ना दे वो क्या हो जाएंगे? दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। तो हमारा जो HF है वो ऊपर में है और वो आसानी से H+ आयन नहीं देता। ठीक है, इसलिए ये एक दुर्बल अम्ल है। यदि किसी विलयन का pH मान 2 है तो उसकी नॉर्मलता कितना होगा? pH मान देखते हैं 2 है, मतलब 10⁻²। ठीक है, किसको कैसे लिख सकते हैं? और आगे जाके 1.100, और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 0.01। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर देखिए क्या आ गया, 1.01 नॉर्मल। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में से किस जलीय विलयन का pH मान सर्वाधिक होगा। अब देखते हैं सर्वाधिक मान किसका होगा। सर्वाधिक में देखते हैं, ये तो NaCl सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, ये भी नहीं आएगा। NaCO3 खाने का सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये भी नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। बचा कौन? Na2CO3। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपड़ा धोने का सोडा। ठीक है, इसका जो क्षारीय विलयन होगा बहुत जल्दी से इसका pH मान ज़्यादा होता है ना, क्षारीय विलयन होता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं रक्त का pH किस क्रियाविधि द्वारा स्थिर रहता है। मतलब हमारा जो रक्त है उसका pH मान कितना होता है? 7.4। और वो 7.4 फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। तो वो किस प्रभाव के कारण बदलता नहीं है ना। तो पहले चलते हैं बफर विलयन। ठीक है, बफर विलयन की परिभाषा बता देता हूँ क्या होता है। ऐसा विलयन जिसका pH मान स्थिर रहता है ना, जबकि उसमें अम्ल की थोड़ी मात्रा या क्षार की थोड़ी मात्रा मिला दो तब भी उसका pH मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बफर विलयन। अब बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है अम्लीय बफर, ठीक है, और एक होता है क्षारीय बफर। तो अम्लीय बफर और क्षारीय बफर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा अगले प्रश्न में। तो ये समझिए ऐसा विलयन जिसका pH मान किसी प्रकार परिवर्तन ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बफर विलयन। तो हमारा जो रक्त है वो बफर विलयन के द्वारा उसका जो pH है वो स्थिर रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? बफर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आ गया बफर विलेन कौन सा होगा। ठीक है, बफर विलेन कौन सा होगा, हमने बताया था कि ऐसा विलेन जिसका पीएच मान आसानी से बदलता नहीं है, अम्ल या क्षार की मात्रा अल्प मात्रा में मिला देने पर भी उसका पीएच मान में किसी प्रकार परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर विलेन बोलते हैं। बफर विलेन के दो प्रकार बताया था, पहला क्या बोला था, एक अम्लीय बफर बताया और दूसरा क्या बताया, क्षारीय बफर बताया। तो पहले देखते हैं अम्लीय बफर क्या होता है। अम्लीय बफर किसी दुर्बल अम्ल तथा उसके प्रबल क्षार से बने लवण का मिश्रण, किसी दुर्बल अम्ल, तो देखिए यहाँ पे दुर्बल अम्ल दिख रहा होगा, CH3COH एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, उसके प्रबल क्षार से बने लवण, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार कौन होता है, NaOH, और उसका लवण कौन हो जाएगा, Na के बनने के कारण जो मिश्रण बना, ये मिश्रण बना, ठीक है, CH3COONA प्लस CH3COOH। ठीक है, क्या बना, एक तो बना कि आपका अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि उसके प्रबल क्षार से बने लवण, प्रबल क्षार से बने हुए लवण, दोनों के मिश्रण से जो विलयन बनता है उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन। तो ये हमारा जो CH3COOH प्लस CH3COONA ये क्या है, अम्लीय बफर विलयन है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर मिल गया। यदि इसी को क्या बोलता है, क्षारीय बफर, तो क्षारीय बफर की परिभाषा क्या हो जाएगा, क्षारीय बफर की परिभाषा ये होता है कि किसी दुर्बल क्षार तथा उसके प्रबल अम्ल से बने लवण। तो दुर्बल क्षार देखते हैं कौन सा होता है, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार होता है NH4OH, क्या होता है, NH4OH। ठीक है, ये हो गए दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार के साथ आपको क्या मिलाना है, किसी प्रबल अम्ल से बने लवण। तो प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, HCl, HCl का एक आयन ले लीजिए, क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन जो होता है NH4Cl के साथ संयोग कर लेता है। ठीक है, NH4Cl। अब इस प्रकार से देखिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है, NH4OH दिख रहा है और NH4Cl दिख रहा है। तो NH4OH क्या है, दुर्बल क्षार है तथा उसके प्रबल अम्ल से बने हुआ लवण NH4Cl हो जाएगा। तो दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारीय बफर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, NH4OH प्लस NH4Cl दोनों का विलयन क्षारीय बफर कहलाता है, मिश्रण जो है। तो हमारा प्रश्न समझ में आ गया, बफर विलयन कौन सा होगा, तो अम्लीय बफर विलयन। ठीक है, CH3COOH प्लस CH3COONA होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय घोल में pH तथा pOH को जोड़ क्या होगा। हमारे पास एक सूत्र है, सूत्र क्या बोलते हैं, PKW इज इक्वल टू pH प्लस POH। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है, pH तथा pOH दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र देखते हैं क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर Ca। ठीक है, क्या होता है, तो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका सूत्र देखते हैं क्या होता है, CaOCl। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो उसको हम पढ़ेंगे क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला देखते हैं, लवण को जल में डालने पर जल में बुलबुले किस कारण बनते हैं। तो जो जो जल में बुलबुले मतलब उसमें गैस बन रहा है, गैस मुख्यतः जितने लवण होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, कौन सा कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लवण यदि पूछता कौन सा लवण, NaHCO3 पूछ सकता था, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सोडियम ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बुलबुले निकलते हैं। भजिया को स्पंजी बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो खाने का सोडा होता है जिसका उपयोग भजिया को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भजिया को स्पंजी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, नीला थोथा किसे कहते हैं, नीला थोथा देखते हैं, नीला थोथा क्या होता है, CuSO4। ठीक है, CuSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला थोथा। कॉपर सल्फेट जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कॉपर सल्फेट। कौन नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यदि हम लोग पहले इससे पहले प्रश्न देखेंगे तो हम आपको लोगों को बताए थे
कि अम्ल की परिभाषा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर जो रहेगा उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो यहाँ पर अम्ल देखते हैं कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन दे रहा है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन दे रहा है। तो ये जो तीनों हैं वो नहीं होंगे। तो हमारा नाइट्रिक अम्ल जिसको सूत्र होता है HNO3, जिसका सूत्र क्या होता है HNO3, जल में डालते ही H+ आयन प्रदान करता है और H+ आयन कारण ये अम्ल है, और अम्ल जो होता है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। अगला देखते हैं, कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन लाल लिटमस को नीला करता है। ये क्षार की परिभाषा है। क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। देखते हैं, दही, दही तो एक खट्टा पदार्थ है, अर्थात ये नहीं होगा। नींबू भी खट्टा होता है, नहीं होगा। इमली भी खट्टा होता है, नहीं होगा। लेकिन साबुन, साबुन का सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। तो Na2CO3 जो होता है जली विलयन में क्षारी होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। चींटी के डंक, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी जो कि काटते ही हमको खुजली हो जाती है, ठीक है। तो उसमें एक अम्ल पाया जाता है, वो कौन सा अम्ल होता है। तो देखते हैं, पहला दिख रहा है आपको एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है। ये तो दही हो गया। साइट्रिक अम्ल नींबू हो गया, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, इसलिए वो सिट्रसी फैमिली के नाम से ना जाना जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पालक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पालक में। तो तीनों मिल गए। अब बचा कौन, फार्मिक अम्ल। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी में पाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, इससे पहले हमने बताया था कि पीएच स्केल के बारे में बताया था। पीएच स्केल क्या कहता है, 0 to 7, 7 to 14, 0 to 7 एसिड और 7 to 14 बेस, और 7 क्या होता है, उदासीन। तो जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, इसलिए उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। हमारा उत्तर क्या है, 7 हो जाएगा। कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। अब इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में पूरा डिटेल्स मैंने बताया है, फिर भी एक बार और शॉर्टकट में बता देता हूँ। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर को ग्रहण कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोले, लुईस अम्ल बोले। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लुईस अम्ल नहीं है बोल रहा है, मतलब क्या है वो, लुईस क्षार है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को आसानी से दे देगा। तो AlCl3 का एग्जाम्पल और BF3 और BCl3, ये तीनों के तीनों जो होते हैं लुईस अम्ल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। लेकिन NH3 एक लोन पेयर आसानी से दे सकता है, इसलिए वो क्या है, लुईस क्षार है। तो हमारा प्रश्न क्या बोला है, लुईस अम्ल नहीं है बोल रहा है। तो लुईस अम्ल नहीं मतलब वो लुईस क्षार होना चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, NH3, ठीक है। NH3 का संयुग्मी अम्ल क्या होगा, NH3 जो होता है उसका संयुग्मी अम्ल मतलब हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण कर लेगा, और क्या बना लेगा, NH4+ आयन बना लेगा। उत्तर दिख रहा है NH4+ आयन, ठीक है। ब्रॉस्टेड लॉरी के अनुसार क्षारक कौन से पदार्थ होते हैं। ब्रॉस्टेड एंड लॉरी के अनुसार क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं। क्या ग्रहण कर लेते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले को हम लोग क्षारक बोलते हैं। और जो प्रोटॉन दाता होते हैं उसको अम्ल बोला जाता है। प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता मतलब HCl है ना, HCl जो होता है प्रोटॉन दाता होता है, क्योंकि H+ को त्याग देता है, ठीक है, और Cl- आयन बना लेता है। तो ये क्या हो गया, ये तो अम्ल हो गया। क्षार क्या बोलते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है बोल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो ब्रॉस्टेड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। एंटासिड क्या होते हैं, तो एंटासिड, एंटासिड मतलब एसिड का उल्टा, एसिड का उल्टा, अम्ल का उल्टा क्या होता है, क्षार, ठीक है। तो अम्ल का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षार भस्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। दुर्बल विद्युत की वियोजन की कोटि कैसे बढ़ जाती है ना। तो इसको क्या है, तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन कोटि बढ़ जाती है, ठीक है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, तनुता बढ़ाने पर, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।